7 फरवरी 2024 ऑब्जर्वेटोयर डे पेरिस में एक साइंटिस्ट अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन खुली थी और उस पर एक पेपर की फाइनल वर्जन थी जो कुछ ही मिनट्स में नेचर जर्नल में पब्लिश होने वाली थी। 10 साल की मेहनत एक पेपर में सिमटी हुई और वो पेपर प्लैनेटरी साइंस की एक 234 ईयर्स पुरानी असम्पशन को तोड़ने वाला था। उसका नाम था वैलेरी लेनी और उसका दावा था कि सैटर्न का सबसे डेड लुकिंग मून, वो मून जिसे हम सब डेथ स्टार कहते थे, जिसे साइंटिस्ट्स बोरिंग बोलकर एक साइड पर रख देते थे, वो एक्चुअली एक ओशन वर्ल्ड है। एक हिडन ओशन, एक ऐसा ओशन जो इतना नया है कि वो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होने के कुछ टाइम बाद बनना शुरू हुआ। जब वो पेपर पब्लिश हुआ, प्लैनेटरी साइंस कम्युनिटी शॉक में थी, क्योंकि अगर लेनी सही थी तो हम 234 ईयर्स से उस मून को सही ढंग से देख ही नहीं पाए थे। हम सबसे ऑब्वियस मून से धोखा खा गए थे। ये कहानी है उस डेथ स्टार की जो असल में डेथ स्टार नहीं है, उस फ्रोजन वेस्टलैंड की जो अंदर से जिंदा है, उस एंशिएंट सरफेस की जो एक ब्रांड न्यू ओशन को छुपाए बैठी है। ये कहानी है मीमास की, सैटर्न के सबसे इनरमोस्ट मून की, जिसने हमें सिखाया कि हमारी सबसे पक्की असम्पशंस भी पूरी तरह गलत हो सकती हैं। तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक्चुअली 234 ईयर्स पहले शुरू होती है। 17 सितंबर 1789 की एक रात इंग्लैंड में एक 51 साल का जर्मन बॉर्न एस्ट्रोनॉमर अपने स्पेशली डिजाइन 40 फुट टेलीस्कोप पर चढ़कर आसमान देख रहा था। वो टेलीस्कोप इतना बड़ा था कि उसे ऑपरेट करने के लिए लैडर्स और पुलिस की जरूरत पड़ती थी। उस आदमी का नाम था विलियम हर्शल और उसी रात उसने सैटर्न के पास एक छोटा सा बिंदु देखा, सैटर्न का 7th मून। बस एक डॉट टेलीस्कोप में, इतना छोटा कि अगले 200 साल तक कोई इसे प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाया। हर्शल ने उसे नाम दिया, उसके बेटे ने सुझाया ग्रीक मिथोलॉजी से, एक जायंट जिसका नाम था मीमास, जिसे युद्ध में मारा गया था और जिसकी सर्पेंट लेग्स मरने के बाद भी अपने किलर से बदला लेने के लिए हिस करती रहीं। मीमास, एक रिवेंज वाला नाम, एक फ्रोजन दुनिया के लिए जो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर वो नाम 234 ईयर्स बाद लिटरली सही साबित होने वाला था, क्योंकि ये मून जिसे हम डेड मानते आए थे, वो असल में अंदर से कुछ और ही था। 200 साल तक मीमास एक डॉट ही रहा, फिर 1980 आया और सब कुछ बदल गया। नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास से गुजरा और पहली बार मीमास की क्लियर इमेजेस अर्थ तक पहुंचाई, और जो इमेजेस हमने देखी वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मीमास लिटरली स्टार वॉर्स के डेथ स्टार जैसा दिखता था, बिल्कुल वही शेप, बिल्कुल वही ग्रे सरफेस, और सबसे चौंकाने वाली बात, बीच में एक जाइगेंटिक परफेक्टली सर्कुलर क्रेटर जो उसी जगह था जहां डेथ स्टार का सुपर लेजर डिश था। और यहाँ एक क्रेजी कोइंसिडेंस है, स्टार वॉर्स 1977 में रिलीज हुई थी। जॉर्ज लूकस ने डेथ स्टार डिजाइन किया था यूजुअली 1976 तक, पर मीमास की क्लियर इमेजेस 1980 तक अवेलेबल नहीं थी। मतलब लूकस ने मीमास को कभी देखा ही नहीं था जब उसने डेथ स्टार बनाया। ये पूरी कोइंसिडेंस थी, पर इतनी एग्जैक्ट कोइंसिडेंस कि नासा ने खुद मीमास को ऑफिशियली डेथ स्टार मून कहना शुरू कर दिया। उस क्रेटर का नाम हर्शल क्रेटर रखा गया, उस आदमी के नाम पर जिसने 234 ईयर्स पहले मीमास को डिस्कवर किया था। और इस क्रेटर की स्केल सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। 130 किलोमीटर्स चौड़ा, मीमास का डायमीटर है 396 किलोमीटर्स, मतलब वो क्रेटर मीमास का लगभग 1/3 हिस्सा है। उसकी वॉल्स 5 किलोमीटर ऊंची हैं, सेंट्रल पीक 6 किलोमीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर का है, मतलब मीमास के सिर्फ एक क्रेटर के अंदर लगभग पूरा माउंट एवरेस्ट फिट हो जाएगा। जरा सोचो, अगर अर्थ पर ऐसा एक क्रेटर होता तो वो 4000 किलोमीटर चौड़ा होता, पूरे ऑस्ट्रेलिया से बड़ा। उसकी वॉल्स 200 किलोमीटर ऊंची होती, मतलब माउंट एवरेस्ट का 22 गुना। ये कोई आम इम्पैक्ट नहीं था, ये एक कॉस्मिक बुलेट था। और साइंटिस्ट ने सिमुलेशंस किए हैं, अगर वो इम्पैक्ट बस थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाला होता, थोड़ा सा बड़ा एस्ट्रॉयड होता, तो मीमास होता ही नहीं आज। पूरा का पूरा मून शैटर हो जाता, बिखर कर सैटर्न की एक और रिंग बन जाता। ये मून लिटरली अपनी मौत के किनारे से लौटा है, और इम्पैक्ट इतना हिंसक था कि उसकी शॉक वेव्स मीमास के अंदर ट्रैवल हुई, उसके कोर तक पहुंची, फिर एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पर जाकर कॉन्सेंट्रेट हुई और वहां की क्रस्ट को फाड़ डाला। आज भी हर्शल क्रेटर के एग्जैक्टली दूसरी तरफ डीप कैनियंस हैं। एक हिट जो पूरे मून में रिवर्बरेट हुई और ऑपोजिट साइड पर एक निशान छोड़ गई। मैप पर एक शार्प वी शेप बाउंड्री दिखाई दी, एक ऐसी शेप जो पूरी सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट या मून पर पहले कभी नहीं देखी गई थी। और उस शेप का नाम साइंटिस्ट्स को तुरंत याद आया, पैकमैन। हाँ, वही 1980s के आर्केड गेम वाला पैकमैन, एक वी शेप्ड मुंह जो खा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर्शल क्रेटर की पोजीशन एग्जैक्टली वहां थी जहां पैकमैन का एडिबल डॉट होता है। ये गेम खेल रहा था मीमास, अनजाने में एक फ्रोजन वेस्टलैंड पर एक 1980s का वीडियो गेम कैरेक्टर लिटरली एम्बेड था। मुंह के अंदर टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस था, बाहर -181 डिग्री सेल्सियस।
एक शार्प कॉन्ट्रास्ट पर विजिबल लाइट में ये पैटर्न दिखता ही नहीं था, सिर्फ इंफ्रारेड में दिखता था। एस्ट्रोनॉमर्स कुछ देर के लिए सोचने लगे कि शायद मीमास अंदर से एक्टिव है, शायद कुछ है वहां, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये सरफेस इफेक्ट था। मीमास सैटर्न की रेडिएशन बेल्ट्स के अंदर है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लगातार मीमास के लीडिंग हेमिस्फीयर पर बॉम्बार्ड करते हैं, उसकी पाउडरी सरफेस को हार्ड आइस में बदलते हैं। वो हार्ड आइस हीट को धीरे से अब्सॉर्ब और रिलीज करती है, और पैकमैन का जो मुंह है वो ट्रेलिंग साइड है जो रेडिएशन से बचा हुआ है। वहां पाउडरी सरफेस है जो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। रहस्य सॉल्व हो गई, पर इसी सॉल्यूशन ने एक नया रीइंफोर्समेंट दिया। माइमास डेड, क्रेटर्ड, पैसिव, बस सरफेस इफेक्ट्स हैं, अंदर कुछ नहीं हो रहा। और यही असम्पशन अगले 4 साल तक चली। फिर 2014 आया। 2014 में साइंटिस्ट ने माइमास की रोटेशन को प्रिसाइसली मेजर की। हर मून का एक नेचुरल वॉबल होता है जिसे लाइब्रेशन कहते हैं, एक छोटा सा रोटेशन का शिफ्ट जो उसकी शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर से तय होता है। मीमास का वॉबल मेजर करते वक्त साइंटिस्ट्स को कुछ अजीब मिला। वो वॉबल ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा था जितना एक सॉलिड बॉडी का होना चाहिए था। मतलब कुछ था जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। 2 पॉसिबिलिटीज थीं। पहली, मीमास का कोर एक रग्बी बॉल की शेप में है, इलोंगेटेड। दूसरी, मीमास के अंदर आइस के नीचे कोई लिक्विड लेयर है जिस पर क्रस्ट स्लाइड कर रहा है। लगभग सब साइंटिस्ट ने रग्बी बॉल पर बेट लगाई। क्यों? क्योंकि ओशन इम्पॉसिबल लगता था। एक बोरिंग क्रेटर्ड मून पर ओशन, जिसकी सरफेस इतनी एंशिएंट है, इतनी पुरानी कि उस पर 4 अरब साल पुराने क्रेटर अभी भी अनटच्ड हैं। पर एक साइंटिस्ट थी, वैलेरी लेनी, जो उस मेजॉरिटी ओपिनियन से सहमत नहीं थी, और अगले 10 साल वो उसी पर काम करती रही। पर इससे पहले कि हम 2024 के बॉम्बशेल पर पहुंचें, मीमास के बारे में एक और बात समझनी जरूरी है। एक बात जो उसे सोलर सिस्टम में लिटरली आर्किटेक्ट बनाती है। अगर तुम सैटर्न को टेलीस्कोप से देखो तो तुम्हें उसके रिंग्स दिखेंगे, और उन रिंग्स के बीच में एक डार्क गैप। उसका नाम है कैसिनी डिवीजन, 4800 किलोमीटर्स चौड़ी, अर्थ के डायमीटर से लगभग 38% बड़ी, और वो गैप एग्जिस्ट करती है सिर्फ मीमास की वजह से। मीमास सैटर्न के अराउंड हर 22 घंटे 36 मिनट्स में एक चक्कर पूरा करता है, और जो पार्टिकल्स कैसिनी डिवीजन के अंदर हैं वो हर एक माइमस ऑर्बिट में सैटर्न के एग्जैक्टली 2 चक्कर लगाते हैं। मतलब 2-to-1 का ऑर्बिटल रेजोनेंस। हर बार जब मीमास एक चक्कर पूरा करता है, उसकी ग्रेविटी उन पार्टिकल्स को एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर टक करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बच्चे को स्विंग पर पुश करना। अगर तुम सही मोमेंट पर हर बार पुश करो, स्विंग हायर और हायर जाती है। मीमास की ग्रेविटी उन रिंग पार्टिकल्स को एनर्जी देती जाती है, उनकी ऑर्बिट्स को स्ट्रेच करती जाती है, जब तक वो पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स से टकराकर रिंग से बाहर फेंक दिए जाते हैं। और 2019 में साइंटिस्ट बेली और नॉयल ने एक और जबरदस्त डिस्कवरी की। मीमास ने कैसिनी डिवीजन को सिर्फ क्लियर नहीं किया था। मीमास एक्चुअली 4 से 11 मिलियन साल पहले इनवर्ड माइग्रेट हुआ सैटर्न की तरफ, और अपने साथ अपनी रेजोनेंस भी ले गया। एक स्नो प्लाव की तरह उसने रिंग पार्टिकल्स को धीरे धीरे साइड में ढकेलते हुए उसे इसके अंदर फिट नहीं होने दिया। कैसिनी डिवीजन को कार्व किया। मतलब सैटर्न के उन आइकॉनिक रिंग्स में जो सबसे फेमस गैप है वो मीमास का बनाया हुआ है। एक छोटा सा 396 किलोमीटर्स का मून, और उसने पूरे सोलर सिस्टम की सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को शेप किया। पर अब वापस उस मिस्ट्री पर। 2014 में जो मीमास का वॉबल था वो रग्बी बॉल से था या ओशन से। 10 साल तक लेनी ने कैसिनी की 13 साल की डेटा एनालाइज की। हर मीमास ऑर्बिट, हर टाइनी वेरिएशन, हर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज पर फोकस किया, मीमास की ऑर्बिटल प्रिसेशन। मीमास की एलिप्टिकल ऑर्बिट स्लोली सैटर्न के अराउंड रोटेट होती है, और इस रोटेशन की रेट उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर से डायरेक्टली जुड़ी होती है। उन्होंने रग्बी बॉल मॉडल रन किया, नहीं चला, नंबर्स फिट नहीं हुए। उन्होंने ओशन मॉडल रन किया, वह परफेक्ट फिट हो गया। 7 फरवरी 2024 को उनका पेपर पब्लिश हुआ, और उसमें जो कंक्लूजन था वो प्लैनेटरी साइंस के इतिहास के सबसे बड़े ट्विस्ट्स में से एक है। मीमास के अंदर एक ग्लोबल सबसरफेस ओशन है, 20 से 30 किलोमीटर थिक आइस शेल के नीचे। पर सबसे चौंकाने वाली बात ओशन की उम्र थी, 5 से 25 मिलियन साल। बस अर्थ पर डायनासोर्स 65 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। मतलब मीमास का ओशन डायनासोर्स के बहुत बाद बना। कॉस्मिक स्टैंडर्ड्स पर ये येस्टरडे है, और यहीं पर पूरा पजल फिट होता है। मीमास का ओशन इतना नया है कि उसकी हीट को सरफेस तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला। 20 से 30 किलोमीटर थिक एंशिएंट क्रस्ट अभी भी सॉलिड है, ऊपर से कोई बदलाव नहीं हुआ है। हर्शल क्रेटर जैसे 4 अरब साल पुराने फीचर्स अभी अनटच्ड हैं। मीमास अंदर से पिघल रहा है। बाहर से वो वही एंशिएंट क्रेटर डेथ स्टार दिखता है, पर अंदर से वो एक जिंदा ओशन वर्ल्ड है। साइंटिस्ट्स इसे स्टेल्थ ओशन कह रहे हैं, एक ओशन जो खुद को छुपाए बैठा है।
पर अगला सवाल ये है, ये ओशन बना कैसे? मीमास इतनी अरबों साल डेड था और सडनली कुछ मिलियन साल पहले उसके अंदर पानी पिघलना क्यों शुरू हो गया? बेस्ट थ्योरी ये है कि लगभग 10 मिलियन साल पहले मीमास एक केओटिक रेजोनेंस में फंस गया। शायद सैटर्न के एक और मून टेथिस के साथ उस इंटरैक्शन ने मीमास की ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी को बढ़ा दिया, मतलब उसकी ऑर्बिट और भी ज्यादा इलिप्टिकल हो गई। और जब मीमास सैटर्न के पास और दूर स्विंग करता गया एक ज्यादा एक्सट्रीम ओवाल में, सैटर्न की टाइड्स ने उसे इतना स्ट्रेच और स्क्वीज करना शुरू किया कि उसके इंटीरियर में फ्रिक्शन जनरेट होने लगी। फ्रिक्शन से हीट से आइस का मेल्टिंग और धीरे धीरे एक ग्लोबल ओशन बन गया। पर यहाँ असली ट्रेजेडी आती है, ये ओशन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। टाइड्स एनर्जी डिसिपेट करती हैं। हर बार जब मीमास का ओशन स्लॉश होता है, उसकी ऑर्बिट की एनर्जी कम होती जाती है। और एनर्जी कम होने का मतलब है ऑर्बिट ज्यादा सर्कुलर होना। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब टाइडल स्ट्रेचिंग कम मतलब हीट कम, और हीट कम मतलब ओशन रीफ्रीज होना शुरू। मतलब आज जो हम देख रहे हैं वो मीमास का एक स्नैपशॉट है, एक ब्रीफ विंडो कुछ मिलियन साल का, जिसमें वो एक ओशन वर्ल्ड है। फ्यूचर में शायद कुछ मिलियन साल बाद ओशन फिर से फ्रीज होगा और रीफ्रीजिंग डिस्ट्रक्टिव होगी, क्योंकि पानी जब फ्रीज होता है तो एक्सपैंड करता है। वो एक्सपेंशन क्रस्ट पर प्रेशर डालेगी, उसे शायद क्रैक करेगी, मैसिव कैनियंस बनाएगी। मतलब हम एक एग्जैक्ट परफेक्ट मोमेंट पर हैं इस मून की कहानी का, एक विंडो जो हमेशा नहीं रहेगी। शायद मीमास एक एनसेलेडस इन वेटिंग है, कुछ मिलियन साल में उसकी क्रस्ट क्रैक करेगी और वो गाइजर्स फेंकना शुरू करेगा, एग्जैक्टली जैसे उसका पड़ोसी मून एनसेलेडस आज करता है। पर तब तक हम उसे देखने के लिए नहीं होंगे, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर मीमास जो सबसे डेड लुकिंग सबसे बोरिंग मून था, उसमें एक हिडन ओशन है, तो सोलर सिस्टम में कितने और मून्स हैं जिन्हें हम डेड मानते हैं पर वो एक्चुअली अलाइव हैं? यूरानस के मून्स में क्या? काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स में क्या? शायद सोलर सिस्टम ओशन से भरा हुआ है और हम बस अंधे हैं। 234 ईयर्स पहले विलियम हर्शल ने एक टेलीस्कोप से एक छोटा सा डॉट देखा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस डॉट के अंदर एक ओशन होगा, एक ओशन जो उस वक्त भी पहले से कुछ मिलियन साल पुराना हो चुका था, उसकी जिंदगी से कई गुना पुराना। एक ओशन जो अरबों साल बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट के 13 साल पुराने डेटा में एक ओवरलुक्ड ऑब्जर्वेशन में फाइनली रिवील होने वाला था। डेथ स्टार मून डेड नहीं है, शायद कुछ भी डेड नहीं है, हम बस अभी तक देख नहीं पाए। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।